एवरीवन, इट्स कमलेश सेपियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। और आज का ये वीडियो मेरे आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में है। पर्टिकुलरली ये इंटरव्यू रूम के एक्सपीरियंस के बारे में है कि क्या कुछ क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए, मैंने जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए उसकी लिस्ट बनाई है और इस लिस्ट में सारे क्वेश्चन है जो मेरे से पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने क्या जवाब दिए, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस दिन आपका इंटरव्यू कॉल होता है उस दिन आपका जो भी टाइमिंग दिया हुआ है इंटरव्यू लेटर में, उससे 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। और वहां पहुंचने के बाद में आपको अंदर एंट्री मिलेगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, फिर आपकी अटेंडेंस होगी और फिर आपको ऊपर जो है लाइब्रेरी में बिठाया जाएगा जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अधूरा है, कुछ भी है, तो इस बारे में किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका इंटरव्यू खराब कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे इंटरव्यू रूम में एंटर करने से बाहर आने तक क्या कुछ चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले आपको बिठाया जाएगा इंटरव्यू रूम के बाहर, जहाँ एक कैंडिडेट ऑलरेडी इंटरव्यू दे रहा होगा और नेक्स्ट आपका नंबर हो। तो मुझे जैसे ही एंट्री के लिए बोला गया, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मेरे फेस पे एक स्माइल थी अच्छी सी, है ना। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ स्माइल के साथ, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में एज यूजुअल 3 मेंबर थे, 2 एक्सपर्ट थे और एक इंटरव्यू बोर्ड मेंबर थे। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो बोर्ड मेंबर जो अशोक कलवार सर है, उन्होंने पूछा कि जेंटलमैन बहुत मुस्कुरा रहे हैं, उस मुस्कुराहट के पीछे राज क्या है। तो मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि आज मेरे लिए जो है बहुत ही स्पेशल डे है, इस वजह से मैं खुश हूँ और इसी खुशी की जो है स्माइल ये मेरे फेस पे है। तो उन्होंने बोला कि दिन तो सारे स्पेशल ही होने चाहिए, रोज़ हंसते रहना चाहिए। तो मैंने उनकी जो है हाँ में हाँ मिलाया कि सर सारे स्पेशल होने चाहिए, लेकिन आज का दिन जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरे आगे आने वाली ज़िंदगी को डिसाइड करने वाला है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो उन्होंने मजाक करते हुए फिर पूछा कि इसके पीछे कोई और रीज़न तो नहीं है। वो थोड़ा मजाक कर रहे थे कंफर्टेबल करने के लिए। तो मैंने बोला सर और तो कुछ नहीं है, कि हो सकता है कुछ तो रीज़न होगा, आप भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैं भी कॉलेज में पढ़ा हूँ, हमने कॉलेज में पढ़ाया भी है। तो आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनकी स्माइल के पीछे कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने बोला सर आप जिस बारे में बात कर रहे हो उस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं है और आप अनुभवी है तो आप सर ज़्यादा जानते हैं। तो बोला ठीक है, शादी हो गई आपकी? मैंने बोला नहीं सर। तो बोला कि ये जो आपकी स्माइल है वो आपकी शादी की वजह भी बन सकती है। मैंने बोला सर ऐसा हो तो ठीक है सर। तो बोला ठीक है, मैं तो आपको जो है कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफर्टेबल हो गए आप? मैंने बोला ठीक है, हाँ सर कंफर्टेबल हूँ मैं सर। ठीक है। तभी उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इशारा किया कि सर आप पूछना शुरू करें। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने शुरू करने से पहले एक इंस्ट्रक्शंस मुझे दिए कि आपको अपना नाम, आपकी कॉलेज, आपकी एजुकेशन अभी कहाँ से चल रही है, आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं, इस सब के बारे में, जहाँ से रहने वाले हैं, इस सब के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताना है। आपको टू द पॉइंट जो है क्वेश्चंस पूछा जाए उसी से रिलेटेड आप वो जवाब दे लें। तो फिर पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझसे जो है सवाल पूछे, सवाल की लिस्ट है मेरे पास और ऑलमोस्ट मेरा जो है 26 मिनट, साढ़े 26 मिनट में इंटरव्यू चला। मैं जब एंटर किया मैंने, तो बाहर जो क्लर्क बैठा रहता है उनसे मैंने टाइम पूछा और वापस बाहर आते हुए मैंने उनसे टाइम पूछ लिया। तो पहला सवाल जो उनका था कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि सर मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपके पीएचडी का टाइटल क्या है? तो मैंने अपनी पीएचडी का टाइटल बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप जेआरएफ है या नॉन जेआरएफ है? मैंने बोला सर जेआरएफ हूँ। उन्होंने बोला जेआरएफ हो तो आपको क्लासेस भी लेनी होगी, यूनिवर्सिटी में लेते हो आप क्लासेस? मैंने सर जी सर। बोला कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप वही क्लास बताएं जो जिस क्लास को आप पढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली मूव करते हुए मैंने जो मेरी जिस सब्जेक्ट पे मेरी पकड़ है, जैसे मेरी प्लांट टैक्सोनॉमी पे पकड़ है, तो मैंने बोला कि सर प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ाता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि टैक्सोनॉमी के साथ एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी ये भी पढ़ाते हो ना? जी सर। तो एक परमानेंट स्लाइड कैसे बनाते हैं? तो परमानेंट स्लाइड्स के जो है स्टेप्स मैंने बताए। जब आप ये आपके हाथ में होता है कि इंटरव्यू किस तरह से चलेगा। अभी तक जो है जब जब तक मैंने ये इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं भी ये सुनता था कि लोग बोलते थे कि इंटरव्यू कैसे चलेगा ये आपके हाथ में है। तो हमें समझ नहीं आता था।
लेकिन ये इंटरव्यू देने के बाद में मुझे पता चल गया कि सारा इंटरव्यू का खेल आपके हाथ में ही है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा, वो आप डिसाइड करोगे। तो मैंने जानबूझ के इस सारे जो स्लाइड प्रिपरेशन के प्रोसेस में ज़ाइलिन और अल्कोहल पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। मैंने उस शब्दों को 2 बार बोला। मैं चाहता था कि अगला क्वेश्चन इससे कुछ बने। तो उन्होंने बोला कि जो है आप जो स्लाइड बनाने का प्रोसेस बताया, हालाँकि उस प्रोसेस में मैं एक जगह पे मैं थोड़ा अटका था और स्माइल के साथ मैंने उनसे सॉरी बोल के वापस क्वेश्चन को, वो जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, उसको रिवाइज़ करवाया। फिर उन्होंने बोला कि जो आपने बताया है कि इस पूरे प्रोसेस में अल्कोहल और ज़ाइलिन का बताया है, तो अल्कोहल का क्या रोल है और ज़ाइलिन का क्या रोल है, आप ये बताइए। तो मैंने बताया कि अल्कोहल जो है डिहाइड्रेशन में उसका रोल है और ज़ाइलिन जो है और क्लियर करता है चीज़ों को, है ना? जो भी डिहाइड्रेशन के बाद में जो भी हमारा टिश्यू है उसमें स्पेस बचता है, उस स्पेस को फिल करने का काम करता है ताकि टिश्यू जो भी हमने मटेरियल लिया वो श्रिंक ना करे। तो वो वहाँ पे कोई भी आपके जवाब से ये नहीं बोलेंगे जो आपका जवाब सही है, गलत है। वो थोड़ा हल्की सी स्माइल करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपने सही दिया या गलत जवाब दिया। फिर आपने फिर उन्होंने पूछा कि आपने अपने टाइटल में बताया कि आप पोएसी फैमिली के प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। तो पोएसी फैमिली जो है बाकी जो प्लांट फैमिलीज़ है उससे कैसे अलग है? तो इस बारे में मैंने बताया कि पोएसी की जो है टैक्सोनॉमी पोजीशन भी अलग है और उनकी जो भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम फ्लावर बोलते हैं, वो कंप्लीटली अलग है। बाकी में सेपल्स, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जबकि पोएसी में लेमा, पेलिया, ग्लूम्स ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से टैक्सोनॉमिकली ये थोड़ी-सी डिफरेंट है। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो टोटल नंबर ऑफ पोएसी प्लांट्स कितने हैं? तो मैंने पूछा कि इन राजस्थान और इन इंडिया। तो उन्होंने बोला दोनों में। तो मैंने राजस्थान का बता दिया। मैंने बोला सर एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता है। तो उन्होंने बोला अप्रॉक्सीमेट जो भी है आप वो बता दीजिए। तो वो मुझे पता था कि 150 के आसपास है। तो मैंने बोला सर 140 टू 150 स्पीसीज टोटल राजस्थान में रिकॉर्डेड है एज पर दी फ्लोरा ऑफ राजस्थान बाय सेठी एंड सिंह। तो उन्होंने बोला इंडिया में। तो इंडिया में मुझे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं थे। तो मैंने बोला सर सॉरी इंडिया में मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला तो भी फिर भी कितना हो सकता है, 2000, 4000। वो वहाँ पे स्मार्टली आपसे गलती करवाना चाहेंगे। वो 2 ऑप्शंस ऐसे देंगे जो बिल्कुल ही गलत है, ताकि आप जो तुक्का लगाएँ और उनको पता चल जाए कि ये तुक्का लगाने वाला कैंडिडेट है। ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। तो बाद में मैंने बाहर आके देखा तो टोटल जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ ऑफ पोएसी प्लांट जो है और इंडिया में ऑलमोस्ट 1200 से 1300 है। तो वो चाह रहे थे कि मैं 2000 और 4000 में से एक कोई जो है ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, ताकि मैं उनकी नज़रों में ये हो जाए कि ये आदमी तुक्का लगा रहा है। तो फिर भी मैंने बोला सॉरी सर मुझे एग्ज़ैक्ट जो है नंबर पता नहीं है। मैं घर जाके देखूँगा एक बार। तो फिर उन्होंने पूछा कि लार्जेस्ट फैमिली कौन-सी है राजस्थान में? तो उसका जवाब मैंने दे दिया कि पोएसी जो है राजस्थान में लार्जेस्ट फैमिली। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जहाँ मैं अटक गया था। उन्होंने पूछा कि मेयोसिस की स्लाइड कैसे बनाओगे? वहाँ मैं कन्फ्यूज़ हो गया माइटोसिस से। तो माइटोसिस की स्लाइड जो है हम अनियन की रूट से और इनसे बनाते हैं, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करने लगा कि अनियन रूट से। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा मेरे को वापस क्लिक हो गया कि उन्होंने मेयोसिस पूछा है। तो मैंने फिर जो है स्माइल करके सर से पूछा कि सर आपने मेयोसिस का पूछा है या माइटोसिस का पूछा है? तो उन्होंने बोला कि वो भी स्माइल करने लगे कि इसको पता चल गया है तो कहाँ गलती हुई है। तो वो भी वापस बोले कि मैं मेयोसिस का पूछ रहा हूँ। फिर मैंने मेयोसिस के स्लाइड के बारे में बताया कि कैसे एंथर से हम मेयोसिस की स्लाइड बना सकते हैं। वो वहीं कन्फ्यूज़ करना चाह रहे थे कि मैं शब्द को अच्छे से नहीं सुनूँ। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनें। जब अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, वापस जो हल्की-सी स्माइल करके आप सॉरी बोल के वापस सर प्लीज़ आप रिपीट करेंगे। इस तरह से आप उनसे वापस पूछ सकते हैं। फिर वापस टैक्सोनॉमी पे बात आई। मेरा पूरा इंटरव्यू मैंने टैक्सोनॉमी पे ही चलाया है, क्योंकि टैक्सोनॉमी मेरी स्ट्रॉन्ग है। जहाँ भी कहीं बाहर जा रहा मैं वापस हिंट दे के पूरा इंटरव्यू जो है मेरे टैक्सोनॉमी की तरफ ही लेके आ रहा था। तो फिर आप उन्होंने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो टैक्सोनॉमी है वो खुद जो एंडेंजर्ड है, टैक्सोनॉमिस्ट आज के टाइम में बहुत कम है, उनकी संख्या भी कम है, तो इससे आपकी क्या राय है? तो मैंने बोला जी सर आप सही बोल रहे हैं कि टैक्सोनॉमिस्ट जो है उनकी संख्या कम है, लोग जो है एडवांस स्टडी की तरफ जा रहे हैं
और फिर मैंने स्टार्ट किया ये कहना कि मेरे सर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने फिर मुझसे रोका कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी नहीं बताएँगे, आप कहाँ से हैं? तो मैंने बोला सर वो नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर रहा हूँ वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नामी यूनिवर्सिटी है, और फिर भी राजस्थान की नामी यूनिवर्सिटी, फिर भी वहाँ पे टैक्सोनॉमिस्ट जो है बहुत कम है या फिर है ही नहीं। तो इस एग्ज़ाम्पल के साथ ये समझ सकते हैं कि धीरे-धीरे जो है नंबर ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए सर आपने जो स्टेटमेंट कहा है कि टैक्सोनॉमिस्ट इटसेल्फ आर एंडेंजर्ड, वो बिल्कुल सही तथ्य है सर। फिर उन्होंने वापस क्वेश्चन को टैक्सोनॉमी से हटा के दूसरे सब्जेक्ट पे लाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि कौन-सा पीएस जो है फोटोसिस्टम जो है फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है? तो मैंने बोला सर दोनों ही फोटोसिस्टम जो है पीएस1 और पीएस2, दोनों का ये जो इक्वल रोल है सिंथेसिस में। तो फिर उन्होंने पूछा पीएस1 क्या है, पीएस2 क्या है? उसके बारे में मैंने बताया कि फोटोसिस्टम 1 क्या है, फोटोसिस्टम 2 क्या है। फिर उन्होंने क्वेश्चन को फिर दूसरे सब्जेक्ट में लिख जाते हुए पूछा कि बायोलॉजिकल क्लॉक आपने सुना है वो क्या होता है? तो उस बारे में मैंने बताया कि जिस तरह से हमारी जो है क्लॉक काम करती है, जिस हमारी पूरी दिनचर्या चलती है, वैसे ही हमारे अंदर भी और सारे अदर ऑर्गेनिज्म जो एक आर्टिफिशियल क्लॉक यूज़ नहीं करते, उनके नेचुरली एक क्लॉक होती है, उनको कब उठना है, कब क्या काम करना है, कब कौन सा हार्मोन सीक्रेट करना है, कब फ्लावरिंग होनी है, कब लीफ कर्ल होनी है, कब लीफ वापस फोल्ड होनी है। इस सारी चीज़ें जो है एक टाइम से कनेक्टेड है, उसी को हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। फिर उन्होंने पैथोलॉजी पे आ गए हो कि व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी? तो प्लांट पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैथोजन एंड होस्ट, उसकी इंटरेक्शंस क्या है, कौन सी डिजीज़ होगी, कैसे टोटली जो है 3 पॉइंट्स होते हैं प्लांट पैथोलॉजी, वो मैंने बताया कि सबसे पहले डिजीज़ का होना, प्लांट पैथोजन, प्लांट होस्ट और पैथोजन क्या-क्या है, उसको जो क्योर कैसे करेंगे और उसके सिम्पटम्स क्या है। इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि लूज स्मट ऑफ व्हीट के बारे में आपने सुना है? मैंने जी सर। एक्चुअली वो उससे 1 दिन पहले जो मैं क्लास लेके गया था बीएससी की, उसमें यही मैंने पढ़ाया था, तो मेरे को अच्छे से आ रहा था। मैंने सर तो इसका कॉज़ और कंट्रोल क्या है? तो मैंने उसको कॉज़ और कंट्रोल बताया। कंट्रोल में जस्ट चूँकि मैं बच्चों को पढ़ा के गया था, तो मैंने एक-एक पॉइंट समझाया उनको, तो खुश हुए वो। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है बॉटनी का अब कैसे यूज़ करेंगे आगे आने वाले टाइम में? तो ये क्या होते हैं कि ये क्वेश्चंस का जवाब कहीं लिखा नहीं होता है। वो आपको खुद से मन में फ्रेम करके खुद से बताना होता है कि आप उस वक्त जो है उसका आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है और आप किस तरह से सोच पाते हैं, वो ये जानना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि आप बॉटनी का कैसे यूज करें? तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे पता था कि जसो कलवार सर है वो मेडिकल फील्ड के हैं, तो मैंने तो उनको इम्प्रेस करने के लिए मैंने वहीं से स्टार्ट किया कि सर आज के टाइम में जो मेडिकल क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा है, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैथोजेंस बन रहे हैं और डिजीज़ को लेकर जो है बड़ा चल रहा है। रिसेंटली कोरोना जो है वो भी हुआ है। तो जो बॉटनी का सबसे ज़्यादा यूज़ जो है हम मेडिसिन डेवलपमेंट में कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट करते हुए बाकी 3-4 पॉइंट्स और बताए। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्शन है, और भी चीज़ें मैंने बताई। फिर इस दौरान जो है मैंने एक शब्द और यूज़ किए थे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि इंटरव्यू खुद आप ड्राइव करते हैं। तो मैंने ये सब बताने के बीच में मैंने 2 शब्द जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए कि हम जो है एंडेंजर्ड एंडेमिक प्लांट को कंज़र्व करने में भी जो है बॉटनी का यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने 2 टर्म्स यूज़ की है, और यही मैं चाह रहा था कि वो बोले कि मैं जो टर्म्स यूज़ की है उसके बारे में मेरे से पूछे। उसका क्या मतलब है? एक तो एंडेमिक और एक एंडेंजर्ड, तो इसकी डेफिनिशन मैंने बताई। और फिर उन्होंने बोला कि सेकंड जो भी वो एक्सपर्ट थे उनको बोला कि सर आप पूछिए अब। तो उन्होंने फिर से मुझे पूछा कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? फिर से बात घूम फिर के मेरे प्लांट टैक्सोनॉमी पे, सर मेरा जो स्पेशलाइजेशन है प्लांट टैक्सोनॉमी है। तो बोला कि आप टैक्सोनॉमी को कैसे आगे लेके जाओगे? फिर ये उस तरह का सवाल है कि आप खुद सोचना पड़ेगा, कहीं लिख पढ़ के नहीं जाओगे ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने इसको टैक्सोनॉमी को मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी के साथ कनेक्ट करके मेरा जवाब फ्रेम किया। तो फिर बोला कि आप जो है किस तरह की टैक्सोनॉमी आप यूज़ करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल या फिर मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी? आपने 2 चीज़ें बताई कि आप जो ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी जो मॉर्फोलॉजी बेस्ड है, और दूसरी जो एडवांस टैक्सोनॉमी जो मॉलिक्यूलर बेस्ड है, आप कौन-सा यूज़ करेंगे?
क्योंकि मेरे खुद के पीएचडी टाइटल में ये लिखा हुआ है कि मॉर्फोलॉजिकल एंड मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी है जो मेरे प्लांट्स की कर रहा हूँ मैं। तो दूसरे एक्सपर्ट ने हंसते हुए बोला कि सर ये तो जो कैंडिडेट है दोनों को ही लेके चल रहा है, इसे खुद के पीएचडी टाइटल में दोनों है, मॉर्फोलॉजिकल है मॉलिक्यूलर। तो मैंने भी वापस उनके साथ एग्री करते हुए मैंने बोला सर जी सर मेरे खुद के टाइटल में दोनों है, तो मैं दोनों तरह की जो टैक्सोनॉमिकल अप्रोच है उन दोनों को यूज लूंगा, क्योंकि दोनों का अपना अपना यूजफुलनेस है। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का भी यूजफुलनेस है और मॉलिक्यूलर का भी यूजफुलनेस है, तो मैं दोनों को लेकर चलूंगा। फिर से उन्होंने बोला कि आपका पीएचडी टाइटल क्या है, फिर मैंने वो टीएचडी टाइटल बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप जो है पेनिकम पे काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है पेनिकम पे, राजस्थान में कितनी है पेनिकम की टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ये बताइए। तो वो मैंने बताई कि एज पर द फ्लोरा ऑफ राजस्थान और दूसरे जो भी सोर्सेस है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में ऑलमोस्ट जो है 14 to 15 स्पीसीज है। तो बोला पेनिकम का इन्फ्लोरेसेंस किस तरह का होता है, रेसिमोस या साइमोस। तो मैंने उनको बताया कि जो है रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। पेनिक जिसका नाम ही जो है पेनिकम इसलिए है कि पेनिकल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इसमें होता है। तो उन्होंने बोला कि आप जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बोला जी सर, तो चाहिए बोर्ड पे आप ड्रॉ कीजिए। बोर्ड पे मैंने ड्रॉ किया इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें मैंने रेक्टिला बनाया, उसमें जो भी इन्फ्लोरेसेंस के पार्ट्स है स्पाइकलेट के जो भी पार्ट्स है वो सारे बनाए। फिर उन्होंने बोला कि स्पाइकलेट्स क्या होता है, जो आपने बोर्ड पे लिखा है स्पाइकलेट, मैंने उसको जो है नामांकित भी किया डायग्राम। तो बोला कि आप स्पाइकलेट के बारे में बताइए, आप कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उसके सारे पार्ट्स मैंने बताए। फिर उन्होंने बोला कि आ जाइए आप वापस। तभी एक सर ने बोला कि आप जो है पोएसी का जो है फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए। एक बोल रहे थे कि आप आ जाइए, एक बोल रहे थे कि आप ये बनाइए। तो मैंने उनको क्लियर करते वापस बोले सर मैं ये बनाऊं कि बैठूं। ये आपके अंदर है कि आपको क्लियरिटी आप बनाते रहे कि दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है आप वहाँ आके बैठ जाओ, तो आप जो माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन हो वहीं आप पूछ लो। तो मैंने पूछ लिया, बोला ठीक है आ जाइए आप बैठ जाइए। फिर उन्होंने बोला कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो ये तो सिंपल, टेक्सोनॉमिस अगर जो पढ़ रहा है उसके लिए बहुत सिंपल है। तो नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि जेंटलमैन आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, और ये सब सुनने के लिए हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं कि आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है। तो बोला कि थोड़ा-सा आप जो है हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, हम मॉर्फोलॉजी की तरफ जाते हैं। टेक्सोनॉमी में तो आपको बहुत पकड़ है, हम मॉर्फोलॉजी की तरफ जाते हैं। मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने 2 टर्म्स पूछी, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस ये क्या होता है और कौन से प्लांट्स में होता है। तो वो सारा सिंपल है ये सारी चीज़ें, तो मैंने जवाब दिए। फिर आपसे ऑलमोस्ट हर एक इंटरव्यू, हर एक कैंडिडेट से एक रैपिड फायर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें वो जल्दी-जल्दी 3-4 टर्म्स बोलेंगे, उसके बारे में आपको बोलना होता है। और वहाँ आप ऐसे पूछते हैं कि सॉरी सर रिवाइज़ कीजिए, तो वो थोड़ा गलत इंप्रेशन जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने आप में रैपिड फायर के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको समझना होगा। उन्होंने बोला कि मैं आपको 2-3 टर्म्स बोलता हूँ, वो आपको ध्यान से सुननी है और उसके बारे में बताना। तो पहले ही आपको बोल देते हैं कि ध्यान से सुनना, तो फिर आप उनसे पूछे कि सॉरी सर वापस बोलिए, वो थोड़ा-सा अच्छा नहीं रहता। उन्होंने 3 चीज़ें पूछी, एटीपी, मेटके और सीडीएनए। तो मैंने बोला सर अब पहला टर्म आपने बोला है कि एटीपी वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और दूसरा आपने मेट के बोला ये एक बार कोडिंग जीन है प्लांट्स का, मैचुरेज के। तीसरा आपने सीडीएनए बोला, जहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें सीडीएनए का मतलब क्लोरोप्लास्ट डीएनए से है सर। बोला ठीक है। फिर उन्होंने कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि मैंने जो है पैरा टैक्सोनॉमी स्पोर्ट्स कर रखा है, तो स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, आपने कहाँ से किया, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फील्ड में बच्चों के साथ जाएंगे तो आप एज ए पैरा टैक्सोनॉमिस्ट जाएंगे, टैक्सोनॉमिस्ट जाएंगे, तो ये आपकी सिचुएशन क्वेश्चन है, वो आपको खुद हैंडल करने होते हैं, इनके जवाब कहीं लिखे नहीं होता है। और इसके अलावा कुछ जो है आपको आपके सब्जेक्ट के और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मुझे प्लांट टैक्सोनॉमी से और क्वेश्चंस पूछे, जिसमें मैंने पैरा टैक्सोनॉमी कोर्स भी कर रखा था, तो उस कोर्स के बारे में पूछा कि उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उससे आप बच्चों में कैसे जो है क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे टैक्सोनॉमी के प्रति, ये सारी चीज़ें पूछी। लास्ट में फिर जो है अशोक कलवार सर जो एक्सपर्ट जो पैनल के अध्यक्ष है, उन्होंने पूछा कि आप जो है सोसाइटी में आपका क्या रोल होगा। तो मैंने कुछ 2-3 चीज़ें बताई, लेकिन उनको वो जवाब चाहिए था जो वो अपने मन में सोच रहे थे। मैंने 3-4 बार कुछ चीज़ें बताई, तो उन्होंने बोला ये नहीं, कुछ और ऐसे पूछे। तो मैंने एक्सेप्ट करते हुए बोला कि सर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा हूँ जहाँ तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं, वो जवाब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी।
तो बोला कि मैं बताता हूँ आपको, और आपको खुद को भी वो फॉलो करना है कि आजकल के टाइम में जो है बच्चों में जो है व्यवहार की बहुत कमी है। बच्चे जो है अव्यवहार बच्चों में बहुत देखा गया है, तो उसको लेकर आपको काम करना है, और वो जो है अभी देश में उसकी बहुत ज़रूरत है। तो मैंने उनके साथ एग्री किया। फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन और पूछा कि आपको हम असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे हैं, आप कॉलेज में जाएँगे, कॉलेज में पढ़ाना है, आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे, आपको रिसर्च करनी है, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। उसके अलावा आप क्या-क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, उस बारे में बताइए। तो उस बारे में मैंने बताया कि हम जो है, जो भी एडिशनल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, हम बॉटनिकल सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, हम जो है गार्डन डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट डेवलप कर सकते हैं। हमारे आस-पास के समाज में जो है हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए अभियान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मुझसे पूछी गई। ऑलमोस्ट मेरा इंटरव्यू जो है साढ़े 25 26 साढ़े 26 मिनट तक चला था। और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैंने 1 या 2 क्वेश्चन्स के जवाब नहीं दिए, बाकी सारे जवाब मैंने दिए, और बहुत कॉन्फिडेंटली दिए। जहाँ मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, हल्की सी स्माइल करके मैंने उनसे क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला, और उन्होंने आराम से क्वेश्चन रिपीट भी किया। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको और पूछना है तो आप कमेंट में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आप सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, और तैयारी करते रहिए, और आपकी इंटरव्यू की डेट जल्द ही आने वाली है। थैंक यू सो मच।